सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में काम किया था। मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले हम लगातार इस पर शो करते थे, आरजेडी के प्रवक्ता से पूछते थे तो उनका कहना होता था स्टूडियो में ये बातचीत नहीं होगी, अगर ये बात करना चाहते हैं तो हमारे नेता से मिलें। और पब्लिकली ऐसा दर्शाते थे जो भी बीजेपी एनडीए को हराएगा उसको हम साथ लेंगे, लेकिन बाद में सारी बात खुल गई। सवाल ये है कि ठीक है, बिहार का एक अनुभव इंडिया के नेताओं को मिला, महाराष्ट्र में एक अनुभव मिला, क्या अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिहार से अलग, महाराष्ट्र से अलग कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी क्या? ये जो राजभर साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके इस बयान का मतलब क्या है? हम सीधे लिए चलते हैं आपको अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। ऋचा सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अतहर हुसैन साहब, डॉक्टर सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, सीधा सा सवाल है, जो भी बीजेपी को हराएगा उसका हम स्वागत करते हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? बीजेपी के खिलाफ तो एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ती है। क्या आपके पार्टी का स्टैंड कुछ डाइल्यूट हुआ है क्या, या अभी भी आप उसी पर कायम हैं जो कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे? नहीं पंकज जी, पार्टी की विचारधारा, पार्टी किस निर्णय पर पहुंचती है, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विशेष रूप से हम जिस गठबंधन के साथ ही इंडिया गठबंधन, उसमें 39-40 दल हैं, सब लोग बैठ करके तय करते हैं, उस रास्ते पर जाती कौन गठबंधन में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कब रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये सारा निर्णय नेतृत्व को करना है, उसी को जवाब देना है। और वो जब कोई निर्णय लेंगे तो हम लोग आपको टीवी पे तुरंत अवगत करा देंगे। इस समय हमारे नेता भुवनेश्वर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूरे देश में जो भी इन विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लड़ रहा है, सबको जरूरत है कि अपने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने लाए, उसका जन विरोधी चेहरा एक्सपोज हो, नौजवान, किसान, छात्र की, आम आदमी की बात करने का वादा करके, हकूक की वादा करके जिस तरह से वो व्यापारियों के हाथों बिक गई है, जिस तरह नहीं, से ठीक उसके है, एजेंडे में किसान, नौजवान, छात्र नहीं है, जिस ये तरह से बात वो आप, संतों, ये बात महंतों को, मंदिरों को तोड़ रही है। धर्मेंद्र सिंह जी आप बोलते हैं और आपका स्टैंड भी है और आपको बोलना भी चाहिए, पर मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक, क्या एआईएमआईएम उस तरह की बीमारी का नाम है जिसको साथ लेते नहीं बनता और छोड़ते नहीं बनता, इस स्थिति में है? क्योंकि जब राजभर साहब जो सांसद हैं उनसे भी पूछा गया एआईएमआईएम को साथ लेंगे, उन्होंने भी कहा जो भी बीजेपी के विरोध में लड़ेगा उसको हम साथ लेंगे। यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, उस सवाल का साफ मतलब क्या है? ओवैसी को आप मानते हैं एंटी बीजेपी है, या ओवैसी एंटी बीजेपी नहीं है? अगर हैं तो आप साथ लेंगे? इस तरह का कोई विमर्श कल के सांसदों की मीटिंग में हुआ है क्या? नहीं पंकज जी, मैंने एक लाइन में कहा कि कौन गठबंधन का साथी रहेगा, कौन साथ लेगा, ये नेतृत्व तय करेगा और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उस बैठक में रहेंगे, वो तय करेंगे। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब वो साथी है कि बीजेपी की बी टीम है कि बीजेपी की विरोधी टीम है, ये देश की जनता तय करेगी। वो एक राजनीतिक दल है, उनको अपना अधिकार है अपने हिसाब से क्षेत्र में जाने का, जनता के बीच जाने का, अपने एजेंडे उठाने का। तो वो तो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि वो स्वतंत्र है, किसी दल के साथ है, किसी विचारधारा के विरोधी है, किसी विचारधारा के पोषक है। ये तो जनता को तय करना है, देश के प्रदेश की जनता को तय करना है। अभी आज हमारे इंडिया गठबंधन के साथी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा उस पर हम लोग बोलने के लिए इंटाइटल नहीं। जब तय होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा तो मैं आपको सहर्ष अवगत कराऊंगा पंकज जी। नहीं नहीं, आप जरूर अवगत कराएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अब तक आप क्या मानते हैं? अब तक पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, ये मेरे सवाल नहीं है, आज सबसे बड़ी खबर उत्तर नहीं प्रदेश की यही है कि आपके सांसद ने यह कहा है, जब एआईएमआईएम को लेकर के सवाल पूछा गया तो आपके सांसद ने कहा है बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों का स्वागत है। मतलब क्या है? बीजेपी विरोधी आप एआईएम
आईएम को मानते हैं, और अगर मानते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे? मैं यही सवाल तो पूछ रहा हूं आप। नहीं, हम पंकज जी, हम ये तय करने वाले कौन होते हैं, बीजेपी के विरोधी हैं कि नहीं है? ये तो ओवैसी साहब बता पाएंगे को बीजेपी के विरोधी है कि नहीं है, या उनके प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे होंगे तो वो बताएंगे को बीजेपी की नीतियों का, उसकी विचारधारा का, उनकी विध्वंसक राजनीति का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं, ये तो वो बता पाएंगे। हमारे गठबंधन के साथी नहीं है, 17 में 22 में उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़े हैं, तो हम उनके बारे में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या चाहते हैं, उसको तो ठीक है, ओवैसी साहब ही मैं बता मैं पाएंगे। मैं मैं हाँ, समझ गया। इंडिया आप गठबंधन में नहीं है, आप या आपने फ्यूचर में आपने अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप मैं 3 सवाल अलग अलग तरीके से समझना चाहा, पर मैं समझ सकता हूं कि इस सवाल का जवाब देना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है, इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के लिए। अतहर हुसैन साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, जब भी आप इनसे सवाल करिए, असुद्दीन ओवैसी को आप साथ देंगे, इस क्वेश्चन को ही इवेड करना चाहते हैं? इनकी मजबूरी क्या है? ये साथ लेना चाहते नहीं, खुलकर विरोध करना चाहते नहीं? समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये असुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से देख रहे हैं। अतहर हुसैन साहब। आपकी 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 आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा पीसीआर जरा इनसे कनेक्ट करिए फिर से। मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा, माफ करिएगा डॉक्टर सुनील कौशिक, माफी चाहूंगा कौशिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। और सीधा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी के लिए क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी न खुलकर विरोध कर पाती है, न खुलकर एक्सेप्ट कर पाती है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड क्यों है? या समाजवादी पार्टी की ये विशेष रणनीति है? बिहार में भी मैंने देखा था, बहुत समय तक आरजेडी इसी तरह का स्टेटमेंट देती थी। जब एआईएम के लोग गाजे बाजे के साथ आरजेडी के दफ्तर चले गए, तमाम चिट्ठियां लिखी, और उसके बाद चुनाव जब बहुत नजदीक आ गया, टिकट का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी एआईएम ने कहा हमें 6 सीट दे दो, अभी भी कर लो, हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं। तब आरजेडी ने कहा आपको साथ नहीं ले सकते, लेकिन उससे पहले आरजेडी खुलकर नहीं बोलती थी। आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया जा रहा है? और साथ ही असुद्दीन ओवैसी का विरोध करना है कि नहीं करना है, इस सवाल पर तमाम सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को क्लेम करती हैं मैं सेकुलर हूं, वो कंफ्यूज्ड है, या वो एक रणनीति के तहत खुलकर जवाब देना नहीं चाहती? देखिए पंकज जी, पहले तो गठबंधन के साथियों को यह तय करना पड़ेगा कि ये इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। तमाम प्लेटफॉर्म पर बड़े नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना था। तो ये थोड़ा धर्मेंद्र जी ने कहा कि हमारी 30-40 पार्टियां हैं, वो तय करेंगी कौन गठबंधन में रहेगा, कौन गठबंधन में नहीं रहेगा। तो ये बात तो यहीं खारिज हो जाती है कि इंडिया गठबंधन ये तय नहीं करेगा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लोकसभा के लिए वो बना था या विधानसभा के लिए बना था। कई राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों में यह तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है, राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ये समझती है बहुत अच्छे से कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ और जो नतीजे आए, निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल ने पहले ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के चुनाव जीत भी सकती है। 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समीकरण है, जहां वो जिताने हराने का काम करते हैं, और लगभग 70 सीट 143 में से ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जहां बिल्कुल सीधा सीधा फाइट रहता है कि जो मुस्लिम चाहेंगे वो लगभग जिताने हराने की पोजीशन में स्पष्ट तौर से रहते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से उनको गठबंधन करना पड़े, और ये अखिलेश जी भी समझते हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऑफ कैमरा स्वीकार भी करते हैं कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने जैसा है। या 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती है
तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। तो ये अब किससे गठबंधन करना फायदा होगा, इससे नहीं होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जो चर्चा होती है, तो जहां तक मेरा आकलन कहता है कि समाजवादी पार्टी लगभग 200 सीटों पर मजबूत स्थिति पे अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। बाद बाकी जितनी भी सीटें होंगी, उन सीटों पर गठबंधन के साथियों के लिए वो छोड़ेगी सीटें। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी अपने लिए मजबूत मानती है, परिपक्व मानती है, जीतने की स्थिति पे मानती है, उन्हीं सीटों पर इनके गठबंधन के साथी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है, वहां गठबंधन के साथी नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं, मैं इसका आप तोड़ मुझे लग रहा है सुनील कौशिक जी, समाजवादी पार्टी पहले ये तो क्लियर करे कि ओवैसी के साथ जाना है, ओवैसी जी उनके गठबंधन का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, ओवैसी विरोधी हैं देखिए कि ओवैसी दोस्त हैं। समाजवादी पार्टी की मजबूरी क्या है, इस पर खुलकर स्टैंड क्यों नहीं ले पाती समाजवादी पार्टी? आरजेडी, देखिए पंकज कांग्रेस, जी ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए पंकज जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने जैसा है। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब 2027 के चुनाव समाजवादी पार्टी ने नहीं जीता, तो समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव जीतने के लिए चाहे वो ओवैसी को साथ लाए या अभी जो जो सरकार में कुछ दल, ऐसे छोटे दल हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके साथ भी गठबंधन करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी पीछे हटेगी। निश्चित तौर से मानिए कि ओवैसी के साथ लेने में अखिलेश यादव को कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में लेकिन शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि जिन मुस्लिम सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने जीत सुनिश्चित करना चाहती है। वही उनके लिए महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसका रास्ता कैसे निकालेगी, जो मुझे लगता है बैठ के इनके नेता निकालेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लाइन समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है, ठीक है। और तमाम मेरे बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात होती है, वो निश्चित तौर से यही कहते हैं कि 2027 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये और राज्यों की तरह हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें गठबंधन करना पड़ा तो हम गठबंधन भी करेंगे। नहीं, वो करेंगे। पर वही वही तो मैं धर्मेंद्र सिंह जी से पूछ रहा था, अतहर हुसैन साहब, क्या अब असुद्दीन ओवैसी को इग्नोर तो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती ना? महाराष्ट्र का परिणाम सामने है, बिहार का परिणाम बार बार सामने है, 2020 में भी सामने है, 2025 में भी सामने है। और जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, कह दी तुम लोग लड़ के सरकार बना लो, बना सकते हो तो। लेकिन अब उसको बी टीम कहें, ये तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों का जो आरोप असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ होता था, उसकी धार तो उन्होंने कुंद कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरकर। अब महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बेहतर, और वो भी समाजवादी पार्टी को हराकर, बिहार में 28 से 30 सीटों पर आरजेडी को नुकसान देकर। अब सवाल उठता है कि जब समाजवादी पार्टी से ओवैसी के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, कल की मीटिंग के बाद पूछा गया, उन्होंने कहा उस सबसे करना है जो बीजेपी को हरा सके। फिर भी समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड क्यों है? क्या वो सोच नहीं पा रही है कि जाना है कि नहीं जाना? कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अभी स्टैंड इस तरह का रखो एक रणनीति के तहत, और लास्ट में कह दिया जाएगा समाजवादी पार्टी, ये असुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं पर लड़ाई में नहीं है, जैसे 2022 में वोट कटवा थी वैसे अभी भी वोट कटवा है। ये आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आ रही है। देखिए, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं बहुत करीबी से मैं चुनाव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को। और 24 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जो भी रणनीति थी और जिसके तहत उनको नतीजे मिले, और उनके अलायंस को जो कांग्रेस के साथ था, 221 असेंबली में जो लीड मिली है, तो उससे समाजवादी पार्टी का और उस रणनीति का जो 24 में है, बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। अब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और महाराष्ट्र की। तो मैं बहुत साफ कह दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत फर्क है। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात करें। बिहार चुनाव में
नीतीश कुमार जो कि एनडीए के नेता थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और ग्राउंड पे मैं भी गया था, इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ था। तो नीतीश के लिए मुस्लिम समाज में ये जरूर है कि एनडीए को वोट चाहे ना दें, कोई विरोध नहीं है, मतलब कोई एकजुटता नहीं है। तो जो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होनी चाहिए है, जिसमें पार्टी अपने मुद्दों पे आए, वोट मांगे, तो उस तरह का बिहार का चुनाव था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी को, जहां पे उनका मजबूत कार्डर है, जहां पे उनके लोग हैं, तो जो काम करते आ रहे हैं, पहले भी वो 5 सीटें जीते थे, इस बार भी 5 जीते, कोई नया नहीं उन्होंने वहां पे वो तो दूसरी बात है कि डिफेक्शन हो गया, तो वो चीज बरकरार रखी। और नीतीश के नेतृत्व में रहते हुए कि वहां पे मुस्लिम वोट एक तरह से एकजुट नहीं था, मैं साफ कह सकता हूं, जिस तरह से यूपी में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पोस्ट पोल डेटा अगर आप सीएसडीएस और तमाम एजेंसी का देखें तो वहां पे इंडिया जो भी महागठबंधन था उनको गया होगा, पर वो बढ़ चढ़ के वो ये नहीं था कि नीतीश साहब को आउस्ट करना है सरकार से, ऐसी कोई सेंटिमेंट्स ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिए। दूसरी चीज, महाराष्ट्र की जो सिविक बॉडी है, महाराष्ट्र पुराना निजाम टेरिटरी का इलाका, औरंगाबाद जो आज संभाजी नगर है, जहाँ पे इम्तियाज जलील साहब उनके सांसद हुए, वो हैदराबाद की पार्टी है जो वैसी साहब की, उसकी बेस विद इन मुस्लिम्स उसी ही बेल्ट में, अकोला वहां से लेके, और जो मुंबई का खासतौर से इलाका है, तो मुंबई में भी जो ट्रेडिशनली उन्हीं इलाकों से लोग आए हैं, तो वहां पे उनका असर दिखाई देता है। और मालेगांव जैसे एक जगह है जहाँ पे एक इस्लाम नाम की पार्टी एक आई, जिसका एक्रोनिम है, तो उसने मेजोरिटी हासिल कर ली। तो ये महाराष्ट्र की सिविक बॉडी के इलेक्शंस की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि मुस्लिम कंसेंट्रेटेड एरिया में वो बड़ी सेकुलर पार्टीज को छोड़ के वो लोकल मुस्लिम नेतृत्व को वोट देते हैं, और उसी ट्रेंड में असदुद्दीन ओवैसी वहां पे ताकत है। यूपी में अखिलेश यादव इस वक्त चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे और भी मुस्लिम समाज से जो पीडीए का जो नारा लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़े नेता है। और उसमें सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लीडरशिप है, उससे डायरेक्ट उनका वो है। ऐसा चीज बिहार में नहीं थी, जहाँ नीतीश सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। मैं आज भी कहूंगा उनके सामने लालू जी और उनकी पार्टी या उनके बेटे उनकी टक्कर के ओबीसी समाज में नेता नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में पता है कि एक बड़ा चंक वो वोट जो है वो अखिलेश यादव को मिलना है, तो वो बड़ी तादाद यहाँ पे जाएगी। बड़ी तादाद तो जाएगी, ये सारी बात सही है, ये सारी बात अतहर साहब सही है। मैं आपको थोड़ा बिहार के बारे में आपको पता ही होगा, पर मैं आपको बता दूं, 5 एमएलए जीते थे 2020 में और 4 को आरजेडी ने तोड़ दिया। नए उम्मीदवार को ओवैसी साहब ने उतारा और 5 जीत गए, और 1 सीट तो बलरामपुर 389 सीट से आ रहे। और यकीन मानिए जो सीमांचल की 24 से 28 सीटें हैं सीमांचल और कोसी पे, आरजेडी को हार का स्वाद चखना पड़ा है, तो उसकी बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। 2020 में सत्ता से दूर रहना, 2025 में 28 से 30 सीट पर नुकसान झेलना, इसमें एआईएमआईएम की भूमिका है, ये सच्चाई है। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का मुद्दा चल रहा था, संभल में क्या हो रहा है, सेकुलर पार्टी स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं, और वो मुद्दा भी कारगर होता वहां पर दिखा। अगर आप कहें कि हैदराबाद के तरफ से लोग वहां आकर के बस गए हैं, निजाम का एक्सटेंशन है, लेकिन मुद्दा तो उत्तर प्रदेश का चल रहा था, उसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही थी। ऐसे में इस माहौल को टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है। जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ था, मानखुर्द, गोबंदी, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो सपा के गढ़ थे, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहरा रहा, और इसीलिए तो अब उनकी चर्चा हो रही है कि क्या आप उनको इग्नोर कर देंगे क्या, जैसे अब तक करते आए। नहीं, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी बिहार की जो बात कही, तो वहां पे वैसी उनकी पार्टी ने, एमआईएम ने अपना फुटहोल्ड बरकरार रखा है, कोई नए उनके फुटप्रिंट्स मुझे नहीं दिख रहे। बात है कंपैरिजन अगर आप उत्तर प्रदेश की करें, जिस वो मुस्लिम सेंटिमेंट से वोट देता है, इसमें मुझे कहना पड़ेगा मुसलमान एक बड़ी ताकत देखता है जिसके पीछे,
और फोर्सेस कंसोलिडेटेड हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और बिहार में नीतीश बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे उनको वोट ना मिला हो एनडीए का, पर वहां पे मुस्लिम समाज का कोई उनको आउस्ट करने, मतलब वो एक सिनेरियो नहीं है। और जो फुटप्रिंट महाराष्ट्र में दिख रहे हैं वो निजाम की एक्सटेंडेड, आज सबसे बड़ी जो जीत असदुद्दीन शोएब साहब की हुई है, जो सिंगल लार्जेस्ट, आप मैप देख लें, वो संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद, यहाँ पे 33 पार्षद उनके जीते, बास में अकोला में वो जीते। तो वो टेरिटरी वो अपनी बरकरार किए हुए हैं और वहां पे कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं थी। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जो वहां पे हार हुई है, अगर आप कहें उनका वो है, तो उनका विद इन पार्टी डिवीजन, जो भिवंडी में जो उनकी बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, वहां पे रईस शेख जो पार्टी के एमएलए हैं और जो मौजूदा लीडरशिप उनका झगड़ा, तो रईस शेख ने इंडिपेंडेंटली लड़ा, वो 37 कॉर्पोरेटर अपने इंडिपेंडेंट अपने दम पे जीत गए। और शायद आपके न्यूज चैनल वो आके उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव को फोन किया और कहा कि हम अभी भी आपके साथ हैं, और वो आपके साथ हैं। वो फिगर्स नहीं आएंगी, बट वहां का नेतृत्व का झगड़ा है, और वो नेतृत्व के झगड़े में मुझे कोई बहुत फ्रेश फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं। वहां जैसे इस्लाम पार्टी की कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? कल मालेगांव जिन्होंने जीत लिया, क्या वो भी उत्तर प्रदेश में आके लड़ेंगे? क्योंकि मालेगांव की भी सारी आबादी जो है उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। मऊ, प्रतापगढ़ के बुनकर समाज के लोग वहां पे बसे हुए हैं, तो वहां पे वो समाज उनका अपना मेयर बनने जा रहा है। तो ये आइसोलेशन में है। यूपी में मुझे नहीं दिखता कि नहीं, पर आपको अथर साहब नहीं दिखता होगा, पर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं और मैं आप लोगों के थ्रू जानना भी चाहता हूं। मैं एक आखिरी चीज बता दूं कि 1967 में इसी उत्तर प्रदेश में पहली जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी चौधरी चरण सिंह की, जब कांग्रेस बाहर हुई थी, तो उस समय 17 विधायक थे मुस्लिम मजलिस के, जो एक मुस्लिम पार्टी थी। उससे बड़ी जीत आज तक किसी मुस्लिम नेम की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं जीत हासिल करी है। डॉक्टर फरीद फरीदी की और जुल्फकार उल्लाह साहब की पार्टी थी। उस 17 विधायकों ने चौधरी साहब के साथ स्विच। हेलो, जी हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है। वो ट्रेंड पिछले 60 साल से बरकरार है। 2012 में पीस पार्टी जो मुस्लिम वोट्स पे लड़ी थी, उसके 5 विधायक जीते थे और बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की मेजॉरिटी आई थी। तो वो एक स्पेस है 4 से 5 से एक नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनी, जिसमें बसपा से निकाले हुए एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मसूद साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, इनका घर से सामान फेंक दिया गया था, और अरशद खान साहब जो आप समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ के, उन्होंने मिलकर बनाई थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। उनके 2 विधायक जीते और तमाम जगह उन्होंने 10,000 12,000 कई असेंबली में वोट पाया। तो वो फुटप्रिंट्स यूपी में मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के 60 साल से दिख रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस मुझे नहीं लगता वो कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सवाल है और भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बयान हैं शौकत अली साहब का, जो कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। ऋचा जी, कल सांसदों की बैठक हुई और खबरें बाहर आई कि चंद्रशेखर ओवैसी जी की पार्टी, इन लोगों को क्या इंडिया गठबंधन में लिया जाना चाहिए? क्योंकि अभी डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी कहा कि भाई ये जितने भी मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत सारी पार्टियां जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, वोटों का बंटवारा हो सकता है तो नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। अगर AIMIM इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको नहीं लगता वोटों का बंटवारा होगा नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा आपका होगा? समाजवादी पार्टी में इसकी चिंता हो रही है? नहीं पंकज जी, समाजवादी पार्टी जातीय विभाजन, सांप्रदायिकता, मुस्लिम तुष्टीकरण और अफवाह के आधार पर चुनाव लड़ती है और उसी आधार पर आगे भी चुनाव लड़ना चाहती है। इनका गठबंधन मौसमी गठबंधन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन फिर वो हरियाणा में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता, महाराष्ट्र में नहीं चलता है। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि ये ठगने के लिए गठबंधन करती है, चाहे वो कांग्रेस के साथ करे या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ करे। बहन कुमारी मायावती जी का बयान आपको याद ही होगा, 2019 के बाद उन्होंने क्या कहा था। और समाजवादी पार्टी का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है गठबंधन का, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति और नियत नहीं है,
इंडी गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन 2024 की हार के बाद ही इंडी गठबंधन तो खंड खंड टूट चुका है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी सत्ता की प्राप्ति में इस कदर छटपटा रही है, इनको किसी भी आधार पर सत्ता चाहिए और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। इनको अगर पता चल जाए कि ये जीत जाएंगे तो आप देश की पार्टी तो छोड़िए, ये विदेश के किसी राजनीतिक दल के साथ भी जाकर गठबंधन कर लेंगे, नहीं चाहे तो वो ऐसा पाकिस्तान की कोई ऐसा राजनीतिक तो पार्टी हो बीजेपी भी और करती है, ऐसा तो बीजेपी भी करती और है, ऐसा सऊदी तो बीजेपी और भी करती है ऋचा जी। ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ के गए, क्या क्या नहीं कहा, फिर आपके तरफ आ गए, आपने उनको ले भी लिया। बिहार में नीतीश कुमार कई बार आपको छोड़ के गए, फिर आपने उनको साथ भी ले लिया। तो ये पंकज तो जी, सारी सियासी पार्टियां करती हैं सत्ता में आने के लिए। पंकज जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और उसी आधार पे हमारी नीति तय है, हमारी नेतृत्व तय है और हमारे जो है नियत भी तय है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ना नहीं, तो पर नीति घबराहट तय है, ना नहीं, वो नियत ठीक तय है, है वो और ना सारी नेतृत्व बातें तय ठीक है। है। मैं और मुद्दे तो पे कह आना रही हूँ, चाहता नहीं हूं, मैं पंकज मुद्दे पे जी, आना चाहता मैं हूं। मुद्दे पे- ओवैसी मैं आपको यही ओवैसी कहती हूँ साथ नहीं आए तो आपको दिक्कत होगी। कि उदाहरण दे देता समाजवादी हूं, उदाहरण दे देखिए, देता हूं, उदाहरण दे पंकज जी, देता हूं। मुझे अपनी बात पिछला पूरी करने चुनाव दीजिए। में पंकज जी, बाराबंकी में समाजवादी पार्टी 217 वोट से आ रही है। बलरामपुर में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 389 से आ रही है। बिहार में अगर ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां 2000, 4000, 500, 5000 से जीत हार होती है, वहां तो दिक्कत होगी आपको। नहीं देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। ना हम जातीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं और ना हम सांप्रदायिक आधार पर तुष्टीकरण करते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतों का विभाजन ना हो जाए, इसके लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और क्या मैं तो कह रही हूं कि देश तो छोड़िए, ये विदेश के किसी राजनीतिक दल से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे सऊदी अरब हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी आप जो आंकड़े दे रहे थे, इनसे पूछिए कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और वहां पे 50% से अधिक मुसलमान हैं। तीसामऊ में इनकी जीत का अंतर क्यों घट गया? वहां पे भी मुसलमान बाहुल्य है। करहल में भी इसी तरीके से आप देख लीजिए, वहां पर भी इनकी जीत का अंतर घट गया है। तो लगातार मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को वोट देने से कतरा रहे हैं, जिसमें कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होना ये इनको बड़ा आईना है। लेकिन समाजवादी पार्टी आत्ममंथन नहीं करती है। ये बिहार भी पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वहां इनको कोई आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन वहां जाकर स्टार प्रचारक बन जाते हैं और परिणाम आपने देखा ही कि क्या होता है। बाद में लोग कह रहे थे कि रिश्तेदारी में गए थे मिलने और उसके बाद चुनाव प्रचार करने चले गए। महाराष्ट्र में भी इनको किसी ने बुलाया नहीं और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण को बचाए रखने के लिए, मुस्लिम मतों का विभाजन ना हो जाए, इसके लिए किसी के साथ भी ये जा सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूं, इनका कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठीक है, नहीं है। धर्मेंद्र जी इनके पास बोलना चाह रहे हैं, जनता के धर्मेंद्र बीच जी में बोलिए, लेकर धर्मेंद्र जी जी, बोलिए। जाने के जी लिए जी मुद्दे नहीं है। हाँ, जिसके नीति और एथिक्स किसका है पूरा देश जानता है। पाकिस्तान पर पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले गठबंधन पे हम अरे लोग मैं ज्ञान तो दे कह रहे रही हूँ हैं। मुस्लिम समाजवादी लीग के साथ पार्टी को सरकार ऐसे बनाने। पता चल अरे जाए भाई सुनिए, मैं कि बीच में नहीं मुस्लिम बोलता हूँ प्लीज। तुष्टीकरण के लिए ये जाकर अगर इस पाकिस्तान तरह के बीच किसी में राजनीतिक ऋचा जी कौन कर रहा ऋचा है? जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं और वैसे तो फिर भी देश के जो है पंकज जी, पंकज ऋचा जी आप सुन लीजिए प्लीज। वैचारिक हाँ हाँ, धर्मेंद्र जी बोलिए, 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 बोलिए धर्मेंद्र जी। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इनको जनता बीच के में बीच में ये बीच में नहीं बोलता हूँ, वो चाहता हूँ कि मेरी बात जाए, इसको भी हम्म। सुन ले, इसीलिए मैं बीच में इनको इंटरप्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि नहीं नहीं, मैं अब आप चाहता बोलिए, हूँ अब आप कि भाई ये बोलिए, बात जवाब हमारी दीजिए। हमारी बात जाए। ऋचा जी क्या फायदा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। दो लोग बोलेंगे तो किसकी बात सुनाई देगी। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऋचा जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए, बोलिए धर्मेंद्र जी। पंकज जी, कम से कम जो भी बैठे अपनी पार्टी की विचारधारा लेकर के बैठे, ये एक बात जरूर बता दें। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हो सकते हैं, लेकिन बात अगर सुनेंगे नहीं तो बात आएगी नहीं जाएगी। अपना ज्ञान अपने पास रखें, दूसरे विचारधारा पे लेके देखिए, मैं कह रहा था कि हम कौन दे रहा है गठबंधन?
जिनका जो है इतिहास है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भारत के बंटवारे का रेजोल्यूशन पास करने का, जिनका इतिहास है पाकिस्तान परत पीडीपी के साथ गठबंधन करने का, तब उस समय इनका एथिक कहां चला गया था, इनकी नीति कहां चली गई थी, इनकी नियत कहां चली गई थी, इनका राष्ट्रवाद कहां चला गया था। ये पंजाब के अंदर बादल साहब के साथ गठबंधन में रहते हैं, उनकी पार्टी खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिनसे सदियों से गठबंधन था शिवसेना से, उनकी पार्टी खा लेते हैं। ये शिंदे साहब के साथ पूरी पार्टी कब्जा कर लेते हैं। ये हमको गठबंधन पे ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राघवन जी ने आपने खुद ही बताया कि कह रहे थे घंटी बनवाऊंगा, वो कह रहे थे दुनिया का नंबर 1 झूठा मोदी और नंबर 2 झूठा जोगी, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। पंकज जी, ये लोग हमको गठबंधन पे ज्ञान दे रहे हैं। हमारा गठबंधन क्या था मैं बता रहा हूं पंकज जी, हमने बहन जी के साथ गठबंधन किया और आप सबने कहा 2019 का गठबंधन देश का सबसे बड़ा गठबंधन है। अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं दे पाए। देखिए, जब जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मन बना लेती है, तो तमाम गठबंधन तमाम पार्टियों के साथ लड़ने से, अलग लड़ने से उसके ऊपर निर्णय आता। 2024 में हम लड़े ना, जो 2017 में हमारी कांग्रेस को जो है जनता ने, हम और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, नहीं मिला था। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। वो परिवर्तन का मन जनता ने बनाया। नहीं, उसको ये कहना ठीक है। इस सीट पे इस बाहुल के नाते नहीं, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अतहर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सुनील कौशिक। शौकत अली जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बात कही है। मैं पहले डॉक्टर सुनील कौशिक आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। वो समाजवादी पार्टी के पास भी जाएंगे, वो कांग्रेस के पास भी जाएंगे और वो बसपा के पास जाएंगे। और उन्होंने एक बड़ी बात और एक बड़ा इशारा ये कर दिया कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चाहता हूं कि DM बने, दलित और मुसलमान का समीकरण बने। और ये जो 20 + 20 40% होता है, ये बड़ा डेडली समीकरण होगा, डेडली इक्वेशन होगा, जो कि काफी इफेक्टिव होगा। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिकेट कर रही है, वो एक तरीके से सबको कह रही है भाई मानो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, बिहार की स्थिति अलग है। मैं अतहर साहब की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी के पास कई विकल्प भी तो हैं। बिहार में विकल्प नहीं था, उत्तर प्रदेश में विकल्प है। अगर मुसलमान यादव का गठजोड़ हो गया तो वो समीकरण तो बड़ा जबरदस्त होगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, लगता है डॉक्टर सुनील कौशिक तक बात मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, मैं आ रहा हूं। अतहर साहब, ये सवाल आपके लिए। जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यूपी में हिस्ट्री है कि मुस्लिम आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की एक स्पेस है 4 से 5%। और मैं आपको डिफरेंट इलेक्शन का बैकग्राउंड भी बता चुका हूँ, आप कहेंगे मैं विस्तृत रख दूंगा, ऐसा नहीं है। और वो वक्तन वो पार्टियों का, मुस्लिम मजलिस होती है, कभी वो पीस पार्टी, कभी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, अब कहिए MIM, वो एक मुस्लिम आइडेंटिटी के उसकी स्पेस है। और वो हर तरह के गठबंधन और उसके साथ वो लड़ते हैं। और जब मैं सन 67 का बता रहा हूँ, तो उन 16 विधायक में 13 विधायक जो थे वो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम मजलिस के। आप पढ़ लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस नहीं, वो अब बात आती है बहुजन। अब उनको ये तय करना पड़ेगा, अगर वो 20 और 20 का फॉर्मूला जो शौकत अली साहब कह रहे हैं लेके जाएंगे, तो अब तो 20 और 20 में, उस 20 में तो बहुत पार्टी एक बड़ी आ रही है। उसमें आजाद समाज पार्टी होगी, जिसमें ऑलरेडी उसका एक लोकसभा सांसद है और वो उनके फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहे हैं। और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ज्यादा मुस्लिम इश्यूज पे बात रख रहे हैं। या बहुजन समाज पार्टी होगी, अगर वो BSP के साथ जाएंगे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि वो चंद्रशेखर रावल से। तो इतना आसान नहीं है, बहुत ट्रिकी पॉलिटिक्स है यूपी की। और आज जो 2024 के चुनाव में देखा है, बहुत बड़ा, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं लखनऊ अवध का इलाका, तो अगर आप अवध की पूरी बेल्ट देखें तो ये आसपास कहने को हमारे यहाँ लखनऊ अर्बन एरिया है, पर यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो पारसी समाज है। वो और उसके आसपास की जो बाराबंकी जिला है, रायबरेली, अमेठी, फिर आपके लखीमपुर, जो लखनऊ कमिश्नरेट के जो इलाके हैं, तो वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी तो वो ट्रेडिशनली वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी।
उसके बाद वो भाजपा के साथ हो गई, पर 24 में वो पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी। तो जाटव समाज बीएसपी के साथ जुड़ा होगा, पर जो और कम्युनिटीज हैं दलित समाज की, उसका शिफ्ट हो रहा है। अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ और कुछ हद तक बीजेपी के साथ, तो उसमें कहां तक उनको ये अलायंस सुटेबल रहेगा 20+20, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, ठीक है। ऋचा जी, सवाल यही है कि ये जो अब बहुत सारी पार्टियां ये क्लेम करने लगी हैं कि दलित हमारा वोटर है, दलित अब हमको वोट करता है। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया और अब ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन के बिहार में भी दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इफेक्टिव होना चाह रहे हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हमारी पहली प्राथमिकता है, हमें ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम आना चाहते हैं। बिहार में भी आना चाहते थे और यहाँ भी आना चाहते हैं। और यही तो आपसे सवाल है कि जैसे ही ओवैसी आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो ये हो जाएगा कि बिल्कुल वोटों का बिखराव बिल्कुल नहीं होगा। अतहर साहब कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए नीतीश को हराने के लिए ऑल आउट मुसलमान ने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, वोट कम दिया होगा एनडीए के नाम पर, लेकिन प्रयास नहीं किया। पर इस तरह का जब गठबंधन बनेगा तो उसको कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप बीजेपी के लिए? देखिए, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उसको ले डूबते हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, केजरीवाल की क्या हालत हो गई आप देख लीजिए। बिहार में ये गए तो तेजस्वी यादव की क्या हालत हो गई है वो भी आज पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद अगर ये एमआईएम के साथ जाते हैं तो उसको भी ले डूबेंगे, क्योंकि इनका अपना पुराना इतिहास है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कॉमन एजेंडा, राजनीतिक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जनता उन्हीं के ऊपर भरोसा करती है जो कम से कम जनहितों की बात करते हैं और किसी आधार पर उनका गठबंधन होता है। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी पूछती है कौन अखिलेश कौन वखिलेश, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ गठबंधन करती है, क्योंकि इनको मालूम है कि मुस्लिम मतों का इनको विभाजन रोकना है। इस आधार पर ये गठबंधन करते हैं। और रही पीडीए समाज की बात, तो मैं तो समाजवादी पार्टी से बार बार पूछ रही हूं कि ये कहते हैं कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए के नेता ओम प्रकाश राजभर जो कि छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी को, और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी कमरे से बैठकर ट्वीट की राजनीति करते हैं। दारा सिंह चौहान जो पीडीए समाज से आते हैं वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, संजय निषाद भी छोड़कर चले गए। और पूजा पाल जिन्होंने, महत्वपूर्ण सवाल है ये, बार बार मैं इस बात को कहती हूं कि ये पीडीए का नाम लेते हैं, महिलाओं का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा पाल जी ने केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद दे दिया था कि माफियाओं का आतंक उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये भी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ये फिट नहीं बैठ रहा था। और समाजवादी पार्टी देश क्या, विदेश की किसी भी राजनीतिक दल से, पाकिस्तान के राजनीतिक दल से जाकर गठबंधन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन हम सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बंद हुआ है, जो समाजवादी पार्टी में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ करता था। आज दलित से लेकर ओबीसी समाज और प्रत्येक समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, पर एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं वही आपसे, आप इतना आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, फेयर एनफ, आप एक बात बता दीजिए, खुल करके समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है कि हम ओवैसी जी के साथ जाने को तैयार हैं? आप तो कह रही हैं कि वो सबके साथ चले जाएंगे जहां सत्ता मिल सकता है, तो क्या मजबूरी है सपा की कि सपा कह नहीं पा रही है कि हम ओवैसी के साथ जा ही रहे? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट है उनकी सिरमौर बनना चाहती है। ये इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मुस्लिम वोटों का विभाजन का
जो या मुस्लिम वोटों को लेने का जो श्रेय है वो किसी अन्य पार्टी के पास चला जाए, क्योंकि ये उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुंदरकी में इनकी जमानत जब्त हुई है और इसके आधार पर समाजवादी पार्टी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए। करहल के परिणाम और सीसामऊ के परिणामों पर इनको आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी करके, ठगबंधन करके, धोखा करके जनता के बीच में गठबंधन बनाकर जाना चाहते हैं, और जनता विशेषकर उत्तर प्रदेश की वो समाजवादी पार्टी की सच्चाई को समझ ठीक है चुकी है। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। मैं जरा अतहर हुसैन साहब से एक सवाल कर ले रहा हूं और सबका जवाब मैं आपसे लूंगा। अतहर हुसैन साहब, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी साफ साफ स्टैंड असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर लेगी, या ये एक टैक्टिकल मूव है या रणनीति है जिसके तहत अभी खुलकर बोल नहीं रही है, बाद में समाजवादी पार्टी असुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं लेगी? आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? पॉलिटिकल कमेंटेटर जो मैं चीजों को देख सकता हूँ, उस पर मेरा सिंपल सा यही कमेंट है कि मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस होगा MIM से, और उसकी वजह बहुत हो सकती हैं। वही वाली बात है कि जो MIM के जो उत्तर प्रदेश का संगठन कोई ऐसा खास नहीं है जो उनको फायदा मिले, वो सिर्फ एक इमेज पे और जो सोशल मीडिया के उस पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और एक बड़ी पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी, अगर अभी आप डेटा लें जो उत्तर प्रदेश में तमाम बूथ लेवल एजेंट्स बने हैं और SIR की एक्सरसाइज में जो कंपल्सरीली लिस्ट देनी थी, तो सबसे बड़ी तादाद जो BLA की जो लिस्ट की सबमिटेड है समाजवादी तकरीबन 1,62,000, मतलब भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा उनके कंप्लीटेड लिस्ट थी। उसमें कहीं में MIM का तो कोई जिक्र भी नहीं है कि उनके कितने, तो संगठन के आधार पर कोई कंपैरिजन नहीं है। सोशल मीडिया पे और इमेज पे और जिस तरह से मीडिया में वैसी और MIM को दर्शाया जा रहा है, तो उस बुनियाद पे कोई जोड़ नहीं है। अब बात आती है कि उस 4-5% वोट के बिखराव पे वो कर लें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें और CSDS का पोस्ट पोल डेटा देखें तो सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी की सीटें आती हैं जब एक तरफा मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है। जब 2012 में अगर आप पोस्ट पोल डेटा मुस्लिम्स का देखें तो वो 70-72% है और पार्टी को मिला। ठीक 2017 में देखें अगर पोस्ट पोल डेटा 403 सीट का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, तो तकरीबन 95% मुस्लिम वोट पड़ा था और उसके बावजूद सबसे कम सीटें आई थी। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि उस वोटिंग में अगर कंसोलिडेटेड मुसलमान एक तरफा वोट पड़ रहा होता है तो उधर से काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो इस सब चीजों को नजर में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश या समाजवादी पार्टी को कोई जो ट्रेडिशनली नॉर्मल इलेक्शन में जो वोट जाए MIM को 4-5%, उससे उनको कोई गुरेज नहीं होगा। चलिए, पर एक सवाल उनका हर जगह सुनाई पड़ता है ना कि भाई आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। बिहार में बड़ी तेजी से इसकी चर्चा होती थी कि देखिए जो 2.5% वाले थे उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, और हमारे 18% वाले को से अलायंस तक करने नहीं आए, और विधानसभा में कितनी सीटें तेजस्वी यादव ने दी। इसका दबाव आप पर रहेगा धर्मेंद्र सिंह जी, भले ही आप उनके साथ अलायंस ना करें, पर उनकी जो मांग है, जो वो बात रखते हैं अपने आवाम के बीच में, अपने लोगों के बीच में, उसका दबाव तो होगा आप पर। देखिए पंकज जी, 2-3 महत्वपूर्ण बात है। अतार साहब की एक बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि महाराष्ट्र बिहार अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश ने 2024 में रिजल्ट दिया है और बुनियादी सवालों को लेकर के दिया है। अब उससे इतर देखिए, ऐसा गठबंधन में वोट कटना और जुड़ना, इसको आप इसी तरह देख सकते हैं। 2017 का हमारा अलायंस देख लीजिए, 19 के अलायंस में, जो कि देश का सबसे बड़ा अलायंस था, लेकिन हम रिजल्ट नहीं दे पाए। हम बार बार इस बात कहता हूं। लेकिन 2024 में हमने रिजल्ट दिया, तो जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती है कुशासन से ऊपर करके, तो ये तमाम गठबंधनों से ऊपर हो जाती है। दूसरे, हमारे 37 MP जीते थे, उसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जहां जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की, और जहां 10% से भी कम मत है, वो सीटें जीते हैं। तो ये कहना कि हम उन बाहुल सीटों से जीतेंगे, उससे सरकार बनाएंगे, ये एक अलग विषय हो गया। ये अलग चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसक राजनीति के खिलाफ जो लोग आते हैं, उनको अपने अपने हिसाब से उनको एक्सपोज करना चाहिए, लड़ना चाहिए। चुनाव के समय में गठबंधन कौन रहेगा नहीं रहेगा
और शीर्ष नेतृत्व करेगी। दूसरी बात, गठबंधन पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रही थी। ये वो लोग हैं गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं जिनके फोर फादर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की, जो मुस्लिम लीग के साथ जो पाकिस्तान में है, ये कह रहे विदेशों से गठबंधन कर लेंगे, जो ऑलरेडी विदेशी पार्टी से गठबंधन करके सिर्फ सरकार चलाए हैं, और जिसकी परंपरा का निर्वहन नरेंद्र मोदी जी ने, जो पाकिस्तान पर पार्टी पीडीपी है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में सरकार बनाई थी, उस समय इनकी नीति, इनकी नियत, इनका राष्ट्रवाद कहां चला गया था? जो सेपरेटिस्ट का समर्थन करने वाली, जो अलग देश बनाने की बात करने वाली पार्टी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे थे, वो दूसरों को गठबंधन ज्ञान दे रहे। पर धर्मेंद्र जी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है ना, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है ना कि इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर है या स्टेट लेवल पर? गठबंधन के नाम पे ठगने का काम करती है, इसीलिए आपका गठबंधन एक प्रदेश के बाहर चलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव पंकज जी, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है, ये मेरे शब्द नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी के हैं, मेरे शब्द नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि दुनिया का नंबर 1 झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर 2 झूठा योगी, ये मेरे शब्द नहीं है। वो कह रहे थे मैं योगी को घंटी बजाने भेजूंगा, वो कह रहे थे मोदी को जमीन पे ला दूंगा, चप्पल पहना के घुमाऊंगा, ये मेरे शब्द नहीं, इनके गठबंधन के साथी के हैं, ये भूल जाते हैं। और इनका इतिहास है, इनका इतिहास है, मैं जनसंघ से बताता हूँ, जनसंघ में कब किसके साथ रहे, आपको मैं बता रहा हूँ, किसके किसके साथ रहे, किसको नहीं धोखा दिया। ये कम्युनिस्टों के साथ रहे, धोखा दे करके गए। ये बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया, को पिछड़ों के लिए जब मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया तो बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये धोखेबाज लोग हैं। ये महाराष्ट्र में पार्टी जो इनके बाला साहब ठाकरे इनके शुरुआत के साथी थे, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। जिनका इतिहास इतना गंदा है, ये एआईडीएमके के साथ रहे, उनको छोड़ के भाग गए। ये चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा किया, बाद में फिर जरूरत पे जोड़े। ये दो बार नीतीश कुमार को छोड़े, और जो कहते थे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा बंद है, उनके यहाँ जाकर के चल चुम्बन कर रहे थे, उनके नतमस्तक हो गए थे। ये वो लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र। ये बात करेंगे सनातन की, बात करेंगे हिंदू की, ये पहले मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए थे, अब ये मंदिर तोड़ रहे हैं। ये तो औरंगजेब को और औरंगजेब महमूद गजनवी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। इनका इतिहास में नाम होगा मंदिर तोड़ने वालों में, धार्मिक स्ट्रक्चर तोड़ने वालों में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये शंकराचार्य की, सनातन की जो परंपरा है उसको चलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा विषय से विषयांतर हो रहा है। पर पंकज जी, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, ठीक है, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आखंड सनातन का विरोध कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने वाले, मस्जिद तोड़ने वाले, और जिनका कोई एथिक नहीं, विदेशी पार्टी से सब मिल के सरकार चलाने वाले, ये हमको क्या? चलिए मुझे लगता है ये सारे आरोप आप एक दूसरे पर लगा सकते हैं। हाँ, सरकार में है, इनसे पूछिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महिला सुरक्षा पे, दलित उत्पीड़न पे, जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, नीचे है। सवाल फिर यही उठ रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप दोनों विरोधी दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, पर सवाल ये है कि असुद्दीन ओवैसी का धमाकेदार प्रदर्शन महाराष्ट्र में जो धमाकेदार प्रदर्शन है, उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, ये एक बड़ा सवाल। असुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया, क्या सिर्फ बिहार महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने में लेने के लिए, अपने में शामिल करने के लिए मजबूर कर पाएंगे? क्या असुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन अगर अपने साथ शामिल नहीं करती है तो क्या उनकी पार्टी मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है? क्योंकि शौकत अली इन तमाम बातों का इंडिकेशन दे चुके हैं। ये एक गंभीर सवाल है। आने वाली राजनीति में जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, जो कुछ भी होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि अखिलेश यादव क्या अब असुद्दीन ओवैसी को गंभीरता से लेंगे? असुद्दीन ओवैसी
की पकड़ और धमक जो बिहार और महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी है, उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन अलर्ट मोड पर है, तो क्या असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऋचा सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अतहर हुसैन साहब, डॉक्टर सुनील कौशिक, अब उत्तर चाहिए मैं, आप लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।